यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बुक बाउंड नॉवल स्टोरी द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता संयोगवश प्रतीत होती है तो कृपया इसे मात्र एक संयोग ही समझें। महत्वपूर्ण सूचना: इस कहानी में 18 सामग्री वयस्क विषय वस्तु शामिल हो सकती है, जो केवल प्रौढ़ दर्शकों 18 वर्ष और उससे ऊपर के लिए उपयुक्त है। कृपया इसे अपनी उम्र और मानसिकता को ध्यान में रखते हुए ही देखें। बुक बाउंड नॉवल स्टोरी पर प्रस्तुत सभी कहानियां पूरी तरह से काल्पनिक या फिक्शन आधारित होती हैं। कृपया इन्हें केवल एक मनोरंजन सामग्री के रूप में लें और वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास न करें। धन्यवाद। अध्याय 1: एक अच्छी शुरुआत। दर्द हो रहा था। अंधेरा एक लहर की तरह आया और ईशान की आत्मा को ऐसा महसूस हुआ मानो अनगिनत सुइयों ने उसे छेद दिया हो। यह असहनीय दर्द था। अचानक एक रोशनी की किरण दिखी। वह पूरी ताकत से उस रोशनी की ओर भागा। अंततः एक धपक की आवाज के साथ, जैसे पानी से बाहर निकल रहा हो, ईशान ने आखिरकार अपनी आंखें खोली। ईशान अपनी नींद से जागा और खुद को एक लकड़ी के बिस्तर पर लेटा हुआ पाया, और वह एक बहुत ही अपरिचित कमरे में था। यह एक टूटा फूटा, संकरा लकड़ी का घर था। घर बहुत छोटा था, केवल लगभग 10 वर्ग मीटर का। जिस पुराने लकड़ी के बिस्तर पर वह लेटा हुआ था, उसके अलावा पूरे कमरे में और कुछ नहीं था। यह कौन सी जगह थी? एक सेकंड पहले वह अभी भी देर रात तक अपनी आईटी कंपनी के लिए काम कर रहा था, और अगले ही पल वह यहाँ था। क्या उसका पुनर्जन्म हो गया था? ऐसा नहीं हो सकता। माना कि मैं 1.5 महीने तक आधी रात तक ओवरटाइम कर रहा था। क्या यह सच है कि देर रात तक जागने और ओवरटाइम करने से पुनर्जन्म लेना आसान हो जाता है? ईशान थोड़ा अचंभित था। वह अपने सामने के अपरिचित चेहरे को अविश्वास में देख रहा था। वह धीरे धीरे उठकर बैठा, और अचानक एक अजीब लेकिन परिचित यादों की लहर उसके दिमाग में उमड़ पड़ी, जिससे वह धीरे से हिस की आवाज निकाल बैठा। एक ठाकुर का सेवक, एक रहस्यमय किताब, बलिदान। उसकी आत्मा को छीन लिया गया। यादों के टुकड़े एक लहर की तरह ईशान के दिमाग में उमड़ पड़े, और वह तुरंत अपनी स्थिति समझ गया। 1 साल पहले ईशान अभी भी एक अमरीश ठाकुर के परिवार का सेवक था। अंत में एक दुर्घटना ने ईशान को उस ठाकुर परिवार से भागने का मौका दिया। उसके बाद वह भागता रहा और 15 दिन पहले जयपुर राज्य की राजधानी में पहुंचा। अपनी साक्षरता के दम पर वह जयपुर के शाही पुस्तकालय में घुस गया और सबसे निचले दर्जे का लाइब्रेरियन बन गया। कुछ दिन पहले मेजबान को संयोग से पुस्तकालय में एक छिपी हुई किताब दिखी। फिर उसने उसे चुपके से वापस लाया और खोला। एक अजीब सी लहर ने उस पर हमला किया। उसे बहुत असहज महसूस हुआ और सिर दर्द हो गया। इसलिए वह बिस्तर पर लेट गया और अपनी जान गंवा बैठा। हास्यास्पद। यह मूल मेजबान की यादों को देखने जैसा था। एक किताब ने एक व्यक्ति की जान ले ली। मूल मेजबान की यादों को देखने के बाद उसे यह भी समझ आ गया कि उसका वास्तव में पुनर्जन्म हो गया था, क्योंकि इस दुनिया में सच में असाधारण शक्तियां मौजूद थीं। मेजबान ने चुपके से किताब इसलिए ली थी क्योंकि उसने सोचा था कि किताब में एक गुप्त योद्धा की सांस लेने की तकनीक थी। योद्धा? मजाक कर रहे हो? ईशान के होंठ सिकुड़ गए। एक योद्धा का मार्ग। एक योद्धा वह होता है जो युद्ध में लड़ने पर अपनी ताकत केंद्रित करता है। लेकिन मेजबान कैसे मरा? सिर्फ इसलिए कि उसने किताब पर एक नजर डाली थी। वह मर गया था, और किताब में गुप्त योद्धा की सांस लेने की तकनीक थी। यह असंभव था। यह बिल्कुल असंभव था। शांत हो जाओ। ईशान ने अपना हल्का फुल्का सिर रगड़ा और अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में सोचने लगा। यह असाधारण दुनिया। योद्धा की ताकत। रहस्यमय किताबें भी थीं। रुको, किताबें? जैसे कि उसे अचानक कुछ याद आया हो, उसने दूर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। कुछ मीटर दूर एक छोटी मेज थी। मेज पर एक खुली किताब थी। मेज कोने में थी, इसलिए ईशान ने उसे पहले नहीं देखा था। किताब एक सख्त, गहरे हरे रंग के कवर और चांदी के किनारों में लिपटी हुई थी। अंदर जयपुर साम्राज्य की सामान्य भाषा में लिखा हुआ था। यही वह किताब थी जिसने मूल मेजबान की मौत का कारण बनी। हालांकि ऐसा लगता था कि मूल शरीर की आत्मा पहले ही इस बुरी किताब से संतुष्ट हो चुकी थी। यहां तक कि अगर ईशान उसे अब खोलता, तो भी उसे कोई नुकसान नहीं होता। मेजबान इतना लापरवाह कैसे हो सकता था? ईशान ने अपना सिर थपथपाया। उसने अनजाने में उस किताब पर नजर डाली जिसे पुस्तकालय से चुपके से निकाला गया था। यदि यह न होता कि किताब पहले ही एक बलिदान से संतुष्ट हो चुकी थी, तो ईशान फिर से मर जाता।
यह काफी हास्यास्पद होता। ईशान बिस्तर पर बैठ गया और किताब की ओर चला। कुछ मीटर दूर ईशान रुक गया और दूर से ही किताब को ऐसे देखा मानो वह किसी बुरी शक्ति का सामना कर रहा हो। इस बात का शुक्र है कि इस दुनिया में अभी तक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रचलन नहीं था, इसलिए ईशान की दृष्टि उत्कृष्ट थी, इसलिए वह किताब की सामग्री को स्पष्ट रूप से देख सकता था। मेरे प्रिय मित्र, जैसा कि आप देख सकते हैं, हालांकि मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, आपको यह याद रखना चाहिए कि आपसे पहले एक गरीब इंसान था जिसने इसकी वजह से अपनी जान गंवा दी थी। यह वास्तव में एक असाधारण किताब है। यहाँ जिन असाधारण रहस्यों का उल्लेख किया गया है, वे योद्धाओं की घटिया, मूर्खतापूर्ण और कमजोर तकनीकों का उल्लेख नहीं करते हैं, बल्कि उन जादूगरों के रहस्यों का उल्लेख करते हैं जो इस दुनिया के मूल के संपर्क में आए थे। यह मेरे शुरुआती जादूगरों के नोट्स में से एक है। एक बुनियादी ध्यान तकनीक के अलावा इसमें कई दिलचस्प छोटे मंत्र भी हैं। निश्चित रूप से उनका स्तर बहुत ऊंचा नहीं है। इन्हें सीखने के लिए कुछ प्रतिभा की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन चूंकि आप बिना चक्कर महसूस किए इन्हें सामान्य रूप से देख सकते हैं, इसलिए आप में जादूगर बनने की प्रतिभा होनी चाहिए। बस इतना ही। मुझे यह भी नहीं पता कि मैंने अंत में इसे पाया या नहीं। इस पर सलील ने हस्ताक्षर किए थे। यह पहले पृष्ठ की पूरी सामग्री थी। ईशान वहीं खड़ा रहा, उसके होंठ सिकुड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि यह दुनिया उतनी सरल नहीं थी जितना उसने सोचा था। ऐसा लगता था कि योद्धा बनने के अलावा भी अन्य अध्ययन थे। इसके अलावा यह कहना होगा कि मेजबान वास्तव में बदकिस्मत था। हालांकि उसे यह अनमोल किताब मिली, लेकिन वह मूल मालिक की एक छोटी सी शरारत के कारण मर गया और अंत में इसका लाभ ईशान को मिला। यह कहना होगा कि सब कुछ किस्मत का खेल था। कुछ और बार जांच करने और यह सुनिश्चित करने के बाद कि किताब खतरनाक नहीं थी, ईशान ने उसे एक साधारण नजर से देखा। एक घड़ी के टिक टिक के बाद ईशान ने धीरे धीरे किताब बंद कर दी। जैसा कि शीर्षक पृष्ठ पर लिखा था, किताब में एक ध्यान तकनीक दर्ज थी, साथ ही कुछ मंत्र भी थे जिन्हें ईशान ने भी असाधारण और बड़ी संख्या में नोट्स माना। यह मूल रूप से एक किताब थी कि जादूगर कैसे बने। यह एक बुरी शुरुआत नहीं है। नोटबुक को एक तरफ रखते हुए ईशान को लगा कि उसकी किस्मत काफी अच्छी है। अन्य पुनर्जन्म लेने वाले या तो किसी तरह के छोटे राक्षस के साथ शुरू करेंगे, उनकी स्थिति कम होगी, या उन्हें मजबूत होने के तरीके नहीं मिले। हालांकि उसके पास लाइब्रेरियन की नौकरी ही नहीं थी, बल्कि उसके पास ऐसी किताबें भी थीं जो उसे महान शक्ति दे सकती थी। इन सब के अलावा उसके पास तरकीबें भी थीं। हाँ, ईशान के पास भी एक तरकीब थी। बस इतना था कि वह अभी बहुत ज्यादा हैरान था, इसलिए उसे इसका एहसास नहीं हुआ। अभी अभी उसे एहसास हुआ था। ईशान ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी चेतना उसके शरीर में गहराई तक डूबने लगी। एक रोशनी का बिंदु दिखाई दिया। जैसे जैसे उसकी चेतना करीब आई, रोशनी का बिंदु बड़ा और बड़ा होता गया। उसकी चेतना रोशनी के संपर्क में आई और अगले ही पल उसकी आंखों के सामने एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। अंधेरे अनंत स्थान में समय की एक अंतहीन नदी शून्य में बह रही थी। उसके माध्यम से समय के टुकड़े ईशान की आंखों में दिखाई दिए। एक भयानक सांप था जो 10,000 मीटर लंबा था और शून्य में अपने विशाल शरीर को हिला रहा था। ऐसे भयानक जीव थे जिनकी भूरी सफेद आंखें कई दुनिया तक पहुंच सकती थी। ऐसी दुनियाएं थी जिन्होंने जीवन को जन्म दिया और फिर धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ गईं। शक्तिशाली जीव अंतहीन शून्य में चल रहे थे। छवियां सब बेतरतीब थीं और ईशान उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकता था। यह प्रक्रिया लगभग 10 सेकंड तक चली और फिर एक विस्फोट हुआ। समय की प्रतीत होने वाली अंतहीन नदी अचानक सिकुड़ गई और सिकुड़ने लगी। कुछ सेकंड बाद नदी गायब हो गई, जिससे ईशान के शरीर के भीतर केवल एक विशाल आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ बचा। जहां तक इस प्रकाश पुंज का सवाल था, ईशान को स्पष्ट रूप से याद आया कि उसने अपनी लंबी ओवरटाइम के दौरान अपने होश में इस सफेद रोशनी को देखा था। उसने सोचा कि यह उसकी सूखी आंखों के कारण एक भ्रम था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि यह उसके पीछे यहां तक आएगा। लेकिन यह निश्चित नहीं था। शायद यह प्रकाश का स्तंभ ही था जो ईशान को यहां लाया था। ईशान ने प्रकाश स्तंभ को देखा और प्रकाश स्तंभ ने उसे जो क्षमता दी थी, वह अवचेतन रूप से उसके दिमाग में आ गई। अमर जीवन। एक निश्चित उम्र तक पहुंचने के बाद उसके शरीर का सार अब नहीं बदलेगा। अधिक सटीक रूप से उसकी उम्र नहीं बदलेगी, लेकिन वह घायल होने पर भी खून बहेगा और मारे जाने पर मर जाएगा। यह मूल रूप से एक क्षमता थी जिसने ईशान को अमरता दी। तो ईशान एक जादुई दुनिया में एक अमर था। अमर योद्धा का जादुई संसार। अध्याय 2, परीक्षा। अमरता। यह सुनकर बहुत अजीब लगा।
प्राचीन काल से अनगिनत राजाओं और यहाँ तक कि पृथ्वी के लोगों ने भी लंबे जीवन की तलाश की, जिसके लिए उन्होंने हर तरह के तरीके अपनाए। लेकिन आखिर में अरुण ने इतनी आसानी से इस लक्ष्य को पा लिया था। अरुण के दिमाग में कई विचार कौंध गए। चूंकि उसने अभी अभी पुनर्जन्म लिया था, इस दुनिया के बारे में उसकी समझ उसके मूल शरीर की यादों तक ही सीमित थी। हालांकि उनसे ही वह पहले से ही जानता था कि यह दुनिया पृथ्वी से पूरी तरह से अलग थी। चाहे वह सामाजिक नियम हो या सामाजिक व्यवस्थाएं, वे सभी आम लोगों के लिए काफी क्रूर थीं। योद्धा आम लोगों से ऊपर थे और राजा ज्यादातर लोगों से ऊपर थे। हर जगह खतरा था। अगर ऐसा था तो उसे क्यों न मूल शरीर के जीवन पथ का पालन किया जाए और पहले पुस्तकालय में काम किया जाए, इस दुनिया को समझा जाए और साथ ही किताब की असाधारण शक्तियों में महारत हासिल करने की कोशिश की जाए। यह सबसे सुरक्षित योजना होनी चाहिए। मैं इतना शांत नहीं रहना चाहता था, लेकिन इस दुनिया में जीवित रहने के लिए मुझे यही करना होगा। उसने आह भरी। मैंने फैसला कर लिया है। मैं कुछ दशकों तक पुस्तकालय में धीरे धीरे विकसित होऊंगा, फिर वहां से निकलूंगा। अरुण ने गहरी सांस ली और तुरंत एक फैसला किया। हालांकि विकास की अवधि थोड़ी लंबी थी, वह अमर था। कुछ दशक जल्दी ही बीत जाएंगे। अचानक सूरज की एक चमकदार किरण अरुण की आंखों में चमकी। अरुण ने सिर घुमाया और खिड़की के बाहर रोशनी की एक चमक देखी, और सूरज पहले ही थोड़ा बाहर झांक रहा था। सुबह हो गई थी। अरुण घर से बाहर निकला। चमकदार धूप ने उसकी आंखों को ढंक दिया। कुछ सेकंड बाद ही उसकी नजर वापस आई। दिशा की पुष्टि करने के बाद अरुण अपनी याद में पुस्तकालय की ओर चला, जबकि वह अपने आसपास का निरीक्षण भी कर रहा था। वह एक गरीब बस्ती में था। ज्यादातर इमारतें पत्थर और लकड़ी की बनी थीं, जो बहुत जर्जर और नीची दिख रही थीं। सड़कें भी बहुत खराब थीं और अक्सर गंदी चीजें दिखाई देती थीं। सड़क के दोनों ओर के पैदल यात्री भी खुरदरे सूती कपड़े पहने हुए थे। उनमें से ज्यादातर की आंखें नीली या काली थीं, जो आर्यवर्त साम्राज्य के मुख्य आंखों के रंग थे। उनके ज्यादातर बाल भूरे, काले और सुनहरे थे। दूसरी ओर अरुण ने एक खुरदरी सूती छोटी बाजू वाली कमीज और जूते पहने हुए थे। मूल शरीर के पास कोई संपत्ति नहीं थी। सौभाग्य से उसे एक पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में नौकरी मिल गई थी। वरना अगर अरुण ने पुनर्जन्म भी लिया होता तो उसे पता नहीं होता कि कैसे जीवित रहना है। एक हलचल भरे आधुनिक शहर से एक पिछड़े और असाधारण मध्ययुगीन दुनिया में आकर बहुत से लोग जल्दी से ढल नहीं सकते थे, अरुण भी नहीं। यही कारण था कि उसने पुस्तकालय में काम करना जारी रखने का फैसला किया था। बेशक एक और ज्यादा महत्वपूर्ण कारण था, और वह थी गरीबी। पैसा इस दुनिया में भी उतना ही महत्वपूर्ण था। यह जीवित रहने की गारंटी थी। गरीब बस्ती से गुजरने के बाद अरुण शहरी इलाके में दाखिल हुआ। जैसे ही वह शहर में दाखिल हुआ, दृश्य अचानक बदल गया। चाहे वह इमारतें हो या पैदल यात्री, इस इलाके और गरीब बस्ती के बीच बहुत बड़ा अंतर था। यह भी कहा जा सकता था कि यह दो अलग अलग दुनियाएं थीं। जल्द ही कुछ सड़कों से गुजरने के बाद अरुण अपनी मंजिल पर पहुंच गया। उसने ऊपर देखा। उसके सामने एक ऊंची इमारत थी। शुद्ध सफेद पत्थर सूरज को प्रतिबिंबित कर रहा था और एक नर्म रोशनी छोड़ रहा था। अंडाकार गुंबद उठाया गया था और बाहरी दीवार को सुंदर मूर्तियों के साथ सावधानीपूर्वक तराशा गया था, जो बहुत ही शानदार दिख रही थी। यह शाही पुस्तकालय था। अरुण ने गहरी सांस ली, फिर बगल के एक छोटे दरवाजे से अंदर गया। एक लंबे गलियारे से गुजरने के बाद अरुण एक छोटे कमरे में आया। उसने एक गहरे लाल रंग का जैकेट बदला जो एक वेटर जैसा दिखता था, साथ ही एक काली पैंट भी। यह पुस्तकालय की काम की वर्दी थी। कमरे से बाहर निकलकर अरुण पुस्तकालय में चला गया। अरुण ने ऊपर देखा। सबसे ऊपरी मंजिल पर एक बहुत बड़ी कांच की खिड़की थी। इस समय हल्की धूप अंदर आ रही थी, जो सभी प्रकार के सुंदर रंगों को प्रतिबिंबित कर रही थी। इसके चारों ओर सभी प्रकार के महाकाव्य दृश्यों को दर्शाया गया था। नीचे 3 स्तर थे, और वे साम्राज्य में एक बहुत ही कीमती प्रकार की लकड़ी से बने थे। अलमारियां सभी प्रकार की किताबों से भरी थीं। यह अब से मेरा कार्यस्थल होगा। अरुण ने पुस्तकालय को देखा। वह अभी भी बंद था, इसलिए उसे पहले किताबों को व्यवस्थित करने की जरूरत थी। अरुण को पहले प्रशिक्षित किया गया था, इसलिए वह प्रक्रिया से बहुत परिचित था। जैसे जैसे वह अपनी किताबें व्यवस्थित कर रहा था, अरुण भविष्य के बारे में भी सोच रहा था। स्वाभाविक रूप से उसे धैर्य रखना था। हालांकि धैर्य कैसे रखा जाए, यह एक और समस्या थी। आखिरकार यह एक जादुई दुनिया थी। हालांकि उसके पास अमरता की शक्ति थी, उसके पास उसे बचाने की शक्ति नहीं थी। यहां तक कि एक प्रशिक्षु योद्धा या एक मजबूत आम व्यक्ति भी उसे आसानी से मार सकता था।
तो मुझे कुछ शक्ति की जरूरत है। अरुण ने एक किताब को शेल्फ पर रखा और सोचा कि शक्ति कैसे प्राप्त की जाए। वर्तमान में साम्राज्य योद्धाओं को बढ़ावा दे रहा था। एक योद्धा के रूप में खेती करना एक अच्छा विकल्प था। हालांकि अरुण एक योद्धा नहीं था। योद्धा का कानून आमतौर पर राजाओं के बीच पीढ़ी दर पीढ़ी पारित होता था। इसका मतलब था कि योद्धा भी आमतौर पर पीढ़ियों से ही आते थे। वह या तो राजाओं के लिए एक योगदान दे सकता था, या योद्धा के कानून का अभ्यास करने का इनाम पा सकता था, या वह सेना जैसे किसी संगठन में शामिल हो सकता था। वे योद्धा का कानून प्रदान कर सकते थे, लेकिन ये वर्तमान अरुण के लिए उपयुक्त नहीं थे। इसलिए अरुण ने इस रास्ते को अस्वीकार कर दिया, और एकमात्र रास्ता जो बचा था वह था एक जादूगर बनना। शीर्षक पृष्ठ के अनुसार किताब का लेखक योद्धाओं को नीचा दिखता था, उन्हें निम्न स्तरीय, कमजोर और अज्ञानी कहता था। क्या इसका मतलब यह था कि जादूगर योद्धाओं से ज्यादा शक्तिशाली थे? खैर, अरुण को सच में कोई विकल्प नहीं दिया गया था। वास्तव में योद्धा के प्रशिक्षण की तुलना में, जिसमें बड़ी संख्या में जड़ी बूटियों और यहां तक कि पैसे की भी जरूरत होती थी, ऐसा लगता था कि जादूगर का तरीका, जिसमें शुरुआत में केवल ध्यान की जरूरत होती थी, उसके लिए ज्यादा उपयुक्त था। हालांकि किताब ने चेतावनी दी थी कि उसे अपने प्रशिक्षण में बाद में बहुत सारे पैसे की जरूरत होगी। आखिरकार एक जादूगर की खपत एक योद्धा से कम कैसे हो सकती थी? अरुण, तुम क्या सोच रहे हो? अचानक एक आवाज सुनाई दी। अरुण मुड़ा और कार्तिक को देखा, जिसने भी एक जैकेट पहना हुआ था। उसके सुनहरे बाल थे और उसकी आंखें आम नीली थीं। उसकी याद में वह भी पुस्तकालयाध्यक्षों में से एक था। कहा जाता था कि उसका दादा कभी एक राजा था, लेकिन उसने एक अपराध किया और उसके परिवार से उनकी शाही स्थिति छीन ली गई। उसके बाद वह यहाँ आया था। मैं ठीक हूँ, बस मैं थोड़ा उदास हूँ जब मैं सोचता हूँ कि यहाँ इतनी सारी किताबें हैं, लेकिन मैंने उनमें से ज्यादा नहीं पढ़ी है। अरुण कार्तिक से बहुत परिचित नहीं था, इसलिए उसने उसे टालने का फैसला किया। कार्तिक ने अपने सुनहरे बालों में उंगलियां फिराईं, और उसकी नजर कुछ सेकंड के लिए बुकशेल्फ पर रुकी। वह अरुण की ओर मुड़ा और सहमति में सिर हिलाया। हाँ, मैंने भी ज्यादा किताबें नहीं पढ़ी हैं। जैसे ही अरुण जवाब देने वाला था, उसने कार्तिक को अचानक रुकते हुए सुना, फिर उसने कहा, मैंने केवल कुछ 100 किताबें पढ़ी हैं। उद्धरण चिन्ह। अरुण निशब्द था। वह एक साधारण वाक्य के साथ जवाब देने के लिए तैयार था, लेकिन कार्तिक ने उसके बाद वह कहा। अरुण कैसे जवाब देता? हालांकि कार्तिक ने जो कहा उसमें कोई समस्या नहीं लग रही थी, अरुण को फिर भी खुद को छोटा महसूस हुआ। हालांकि उसकी याद में कार्तिक हमेशा ऐसा ही था। उसमें हमेशा श्रेष्ठता की भावना थी। ऐसा नहीं था कि वह दूसरों को नीचा दिखता था, बल्कि वह बस घमंडी था। वह पृथ्वी पर मेधावी छात्र जैसा था। कार्तिक, मेरा सुझाव है कि तुम ऐसा बात न करो। अंत में अरुण उसे सलाह दिए बिना नहीं रह सका। क्या मतलब है तुम्हारा? कार्तिक की आवाज में संदेह था, जैसे वह अरुण का मतलब नहीं समझ रहा था। मेरा मतलब है, तुम्हें ठीक से बात करनी चाहिए। अरुण के होंठ सिकुड़ गए। मेरे बात करने का तरीका कैसे ठीक नहीं है? कार्तिक भ्रमित था। उसने अरुण को देखा जैसे उसे कुछ याद आया हो, और जारी रखा, 3 महीने बाद होने वाली परीक्षा के लिए तुम्हारी क्या तैयारी है? मैंने सुना है कि इस बार नए पुस्तकालयाध्यक्षों में से केवल 2 ही परीक्षा के लिए रह सकते हैं। बाकी को जाना होगा। परीक्षा? कौन सी परीक्षा? अमर योद्धा का जादुई संसार। अध्याय 3, तेज याददाश्त। अरुण कुछ देर के लिए हक्का बक्का रह गया, और उसे अपनी यादों से संबंधित जानकारी खोजने में कुछ सेकंड लगे। हालांकि उसके शरीर का मूल मालिक एक पुस्तकालयाध्यक्ष था, वह एक आधिकारिक पुस्तकालयाध्यक्ष नहीं था। वह सिर्फ एक अस्थायी कर्मचारी था। हर साल पुस्तकालय ऐसे कई लोगों को भर्ती करता था और फिर उनमें से उपयुक्त लोगों को रखने के लिए उनकी परीक्षा लेता था। इस दौरान उनकी तनख्वाह ज्यादा नहीं थी। इस दुनिया में भी इंटर्नशिप होती है। यह कुछ ऐसा था जिसकी अरुण को उम्मीद नहीं थी। याद को देखने के बाद उसे एहसास हुआ कि परीक्षा कुछ सामान्य ज्ञान और विभिन्न पहलुओं के कुछ सवालों की जांच करने के लिए थी। मुश्किल कम नहीं थी, और इसमें बहुत सारी सामग्री थी। कुल मिलाकर कठिनाई काफी औसत थी। हालांकि समस्या यह थी कि मूल मालिक पुस्तकालय में 1 महीने से भी कम समय से था। वह केवल सामान्य पाठ जानता था और ज्यादा गूढ़ बातों की कोई समझ नहीं थी। दूसरे शब्दों में, वह निश्चित रूप से हटा दिया जाएगा। अरुण के माथे पर पड़े शिकन को देखकर कार्तिक के होंठ अपने आप ऊपर की ओर मुड़ गए। उसने सिर उठाया, और उसके सुनहरे बाल उसके पीछे लहराए। उसने बेहद निराश तरीके से कहा, हाँ, इस बार केवल 2 ही रहेंगे। पहले 3 रहते थे। परीक्षा मुश्किल होगी। मुझे नहीं पता कि क्या मैं पास कर पाऊंगा।
अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं गया। क्या करूं? कार्तिक की आवाज चिंतित थी और अरुण के होंठ सिकुड़ गए। इसे चिंतित कहते हैं। मुझे तुम्हारी आंखों में कोई चिंता नहीं दिख रही है। यह स्पष्ट रूप से थोड़ी उम्मीद और यहां तक कि थोड़ा उत्साह के साथ खुशी है। हालांकि इस साथी को ऐसा कहने का अधिकार था। अरुण की याद में कार्तिक सभी अस्थायी पुस्तकालयाध्यक्षों में सबसे ज्यादा जानकार लगता था और वह हमेशा कक्षा में पहले नंबर पर आता था। हालांकि कार्तिक परेशान करने वाला था, अरुण के लिए अब परीक्षा के बारे में सोचने का समय था। अगर वह इस अच्छी नौकरी को खोना नहीं चाहता था तो उसे यह परीक्षा पास करनी चाहिए थी। जब तक वह शाही पुस्तकालय का एक पूर्णकालिक कर्मचारी बन जाता, वह शायद एक शानदार जीवन नहीं जी पाता, लेकिन यह उसके लिए संकरी और जर्जर गरीब बस्ती से बाहर निकलने के लिए काफी होगा। हालांकि केवल 3 महीनों में, यह देखते हुए कि उसे हर दिन काम करना था, साथ ही अन्य चीजें, इस अवधि में परीक्षा पास करने के लिए पर्याप्त ज्ञान जमा करना कोई आसान काम नहीं था। जहां तक किताबों की बात है, वो पुस्तकालय में अपने विराम के दौरान ही उन्हें पढ़ सकता था। उसके जैसे प्रशिक्षु केवल किताबें उधार लेकर घर नहीं ले जा सकते थे। जो किताब वह पहले घर ले गया था वह पूरी तरह से एक दुर्घटना थी। रुको, उस किताब में एक शून्य चक्र मंत्र है जिसे तेज याददाश्त कहते हैं। अरुण को अचानक याद आया। नोट्स के अनुसार, यदि कोई पहले स्तर के प्रशिक्षु तक पहुंच जाता है, तो वह मंत्र सीखना शुरू कर सकता है। तेज याददाश्त प्रशिक्षु चरण में सबसे बुनियादी शून्य चक्र मंत्रों में से एक था। यह लोगों को जल्दी से ज्ञान याद रखने देता था और जादूगरों के लिए बड़ी मात्रा में ज्ञान सीखने और उसमें महारत हासिल करने के लिए बुनियादी बातों में से एक था। इसके अलावा, पहली रैंक में बिना रुकावट पढ़ना, दूसरी रैंक में आत्मा पढ़ना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह मंत्र बहुत सरल था, लगभग सबसे सरल मंत्रों में से एक। जब तक तुम एक जादूगर प्रशिक्षु बन जाते, तुम इस पर जल्दी से महारत हासिल कर पाते। एकमात्र बाधा यह थी कि अरुण को परीक्षा के लिए सभी ग्रंथों को पूरा करने में कम से कम आधा महीना लगता। दूसरे शब्दों में, उसके पास प्रशिक्षु बनने के लिए केवल 2.5 महीने बचे थे। एक बार जब वह एक आधिकारिक पुस्तकालयाध्यक्ष बन गया, तो वह बहुत स्थिर हो जाएगा। जब तक वह कोई अपराध नहीं करता, उसे लगभग कभी नहीं निकाला जाएगा। यह अरुण के लिए बहुत उपयुक्त था, जो खुद को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। तो मैं पहले एक स्तर 1 का जादूगर बनूंगा। अरुण ने अपने सामने बुकशेल्फ को देखा और अपना मन बना लिया। सुबह के लगभग 8 या 9 बज रहे थे और पुस्तकालय का दरवाजा धीरे धीरे खुला। एक एक करके सभ्य और सुंदर कपड़े पहने हुए सज्जन और महिलाएं पुस्तकालय में चले गए। उनमें से ज्यादातर शानदार थे। उनके कपड़े अरुण के सूती कपड़ों से कहीं बेहतर थे। इस युग में पढ़ना एक विलासिता थी। गरीबों के पास न तो ऊर्जा थी और न ही पैसा। केवल अमीर सज्जन और महिलाएं ही पढ़ना जानते थे। जहां तक राजाओं की बात है, वे आमतौर पर यहां नहीं आते थे। उनके पास आमतौर पर अपना पुस्तकालय होता था और वे केवल तभी यहां आते थे जब वे कुछ ऐसी किताबें पढ़ना चाहते थे जो उनके पास नहीं थी। दूसरी ओर कार्तिक ने अरुण की बातों को सुनकर कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी, तो वह थोड़ा निराश हुआ। हालांकि जब उसने देखा कि पुस्तकालय का दरवाजा खुल गया था, तो वह अरुण के साथ चैट जारी रखने का विचार छोड़कर असहाय होकर चला गया। जैसे ही लोग किताब पलटते गए, समय बीतता गया। पढ़ रहे सज्जनों ने पुस्तकालय के बाहर डूबते सूरज को देखा और जान गए कि अब समय हो गया था। एक एक करके उन्होंने अपनी किताबें अपने आसपास के पुस्तकालयाध्यक्ष शो को दी और एक एक करके चले गए। उन्हें एक एक करके जाते हुए देखकर अरुण के होंठों पर एक मुस्कान आ गई। यह एक अच्छा दिन था। उसने अपनी याद के अनुसार किया था और कोई गलती नहीं हुई थी। जैसे ही वह अपने कपड़े उतारकर जाने वाला था, अचानक एक खटखटाने की आवाज आई। अरुण ने देखा और एक काले रंग का चोगा पहने एक आदम को अंदर आते देखा। पंडित क्षमा पुस्तकालय में पुस्तकालयाध्यक्ष के प्रभारी थे। उनके लंबे भूरे बाल और काली पुतलियां थीं। उन्होंने अपने दाहिने हाथ में एक मोटी किताब पकड़ी हुई थी। अस्थायी पुस्तकालयाध्यक्ष, कृपया रुकें। जैसे ही उन्होंने बात की, पुस्तकालय में ज्यादातर पुस्तकालयाध्यक्ष धीरे धीरे चले गए, केवल 1 दर्जन या उससे ज्यादा पंडित क्षमा के चारों ओर इकट्ठा होने के लिए, जिसमें अरुण और कार्तिक भी शामिल थे। हाँ, पंडित क्षमा ने संतोष में सिर हिलाया और कहा, 3 महीनों में हम तुम्हारी क्षमताओं का परीक्षण करेंगे। शीर्ष 2 यहां रहना जारी रख सकते हैं, जबकि बाकी को जाना होगा। उसके बाद तुम्हें एक चांदी का सिक्का इनाम में दिया जाएगा। आर्यवर्त साम्राज्य की मुद्रा को सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्कों में विभाजित किया गया था, और प्रत्येक वृद्धि अगले सिक्के के लिए 100 थी।
एक चांदी का सिक्का वह राशि थी जो एक सामान्य मजदूर एक महीने में कमा सकता था। जहां तक अरुण की बात है, उसकी मासिक तनख्वाह 50 तांबे के सिक्के थी, जो उसके जीवित रहने के लिए मुश्किल से पर्याप्त थी। जहां तक आधिकारिक पुस्तकालयाध्यक्षों की बात है, वे एक महीने में कुल 5 चांदी के सिक्के कमाते थे, उन युक्तियों को छोड़कर जो सज्जन और महिलाएं दे सकते थे। यह भी एक महत्वपूर्ण कारण था कि अरुण यहां रहने के लिए दृढ़ था। पुस्तकालयाध्यक्ष एक उच्च वेतन वाली नौकरी थी। पंडित क्षमा की बातों को सुनकर सभी की आंखें चमक उठी। हालांकि जब उन्होंने सोचा कि वे पास नहीं हो पाएंगे, तो उनके दिल फिर से बैठ गए और माहौल थोड़ा अजीब हो गया। ऐसा लगा कि क्षमा केवल एक घोषणा करना चाहते थे। वह मुड़े और चले गए, केवल कुछ दर्जन अस्थायी कर्मचारियों को वहां खड़े छोड़ गए। अरुण ने चारों ओर देखा। ज्यादातर लोग 2-3 के समूहों में चर्चा कर रहे थे, और सबसे ज्यादा निराशावादी निस्संदेह कार्तिक था, जिससे वह ज्यादा परिचित था। इस समय वह कुछ लोगों के बीच में खड़ा था और उसने आह भरी। इस बार बहुत मुश्किल होगी। मुझे लगता है कि मैं भी खतरे में हूँ। पुस्तकालय को केवल 2 लोगों की जरूरत है। दरअसल एक चांदी का सिक्का भी अच्छा है। जैसे अरुण की नजर को महसूस करते हुए कार्तिक ने ऊपर देखा और अपने आसपास को देखा। उसने अरुण की नजर को संयोग से उस पर देखा। उसकी आंखें चमक उठी और वह उसकी ओर चला। जब अरुण ने यह देखा, तो उसने तुरंत न देखने का नाटक किया और तेजी से चेंजिंग रूम में वापस चला गया। उसे फिर से वही शेखी बघारना नहीं सुनना था। अपने कपड़े बदलने के बाद अरुण पुस्तकालय से बाहर चला गया। घर जाते समय अरुण ने आकाश में चांदी के चांद, गुजरती गाड़ियों और सूती कपड़े पहने हुए गरीब लोगों को देखा। तभी उसे एहसास हुआ कि सब कुछ बदल गया था। लापरवाह मत बनो। जब हम काफी मजबूत हो जाएंगे, तब हम अन्य चीजों के बारे में बात करेंगे। अरुण ने चांद की चांदनी को देखते हुए बुदबुदाया। वह नहीं भूला था कि इस दुनिया में असाधारण शक्तियां थीं। अमर योद्धा का जादुई संसार। अध्याय 4, कोई प्रतिभा नहीं पर मेरे पास समय है। जल्द ही अरुण घर लौटा और जानवरों की चर्बी से भरी तेल की बत्ती जलाई। यह एक तेल की बत्ती थी जो इस दुनिया में आमतौर पर इस्तेमाल होती थी। यह न केवल आंखों के लिए खराब थी, बल्कि इसमें एक अजीब सी घुटन भरी गंध भी आती थी। इसका इस्तेमाल आमतौर पर गरीब करते थे। हालांकि वह उसकी परवाह नहीं कर सकता था। हल्की रोशनी में उसने बेसब्री से अपनी नोटबुक निकाली। चांदी के किनारों वाली किताब को देखकर अरुण की भावनाएं उमड़ पड़ी। बचपन में कौन अलौकिक शक्तियों में महारत हासिल करने का सपना नहीं देखता था। बस पिछली जिंदगी की हकीकत इसकी इजाजत नहीं देती थी। लेकिन अब जादुई दुनिया में महारत हासिल करने का एक असली मौका अरुण के सामने रखा गया था, तो वह उत्साहित क्यों न हो। उसने किताब खोली। वह मूल लेखक पंडित सलील की निरर्थक बकवास को पार कर गया और ध्यान की तकनीक वाले पृष्ठ पर पहुंचा। नोट्स के अनुसार जादूगर और योद्धा पूरी तरह से अलग थे। योद्धा अपने भौतिक शरीर पर निर्भर करते थे, जबकि जादूगर वास्तविकता में हस्तक्षेप करने के लिए अपनी मानसिक शक्ति पर निर्भर करते थे। प्राकृतिक ध्यान तकनीक मानसिक शक्ति को बढ़ाती थी। जहां तक जादूगर की ध्यान विधि की बात है, यह जादूगर की मानसिक शक्ति का उपयोग करके मौलिक दुनिया के संपर्क में आने और फिर मानसिक शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इसे तत्वों के साथ मिलाना था। यह प्रक्रिया सरल थी, और अरुण को जो करना था वह पहला कदम पूरा करना था, जो मौलिक दुनिया को महसूस करना था। जब तक कोई तत्वों की दुनिया को महसूस कर सकता है और अपना पहला पूरा ध्यान पूरा कर सकता है, उसे एक शुरुआती जादूगर प्रशिक्षु या एक स्तर एक जादूगर माना जा सकता है। यह प्रक्रिया बहुत मुश्किल थी, लेकिन बहुत सरल भी थी। पंडित सलील ने जो कहा था, उसके अनुसार एक जादूगर के प्रशिक्षण की अवधि कुछ दिनों से लेकर आधे महीने तक हो सकती थी, या 1 से 2 महीने तक भी हो सकती थी। अवधि ज्यादा लंबी नहीं होगी, और सबसे लंबी 4 महीने से ज्यादा नहीं होगी। मुझे नहीं पता कि मैं कितना प्रतिभाशाली हूँ। अरुण थोड़ा उत्सुक था, उम्मीद कर रहा था कि सब कुछ योजना के अनुसार होगा। ध्यान विधि बहुत लंबी नहीं थी, और अरुण ने इसे जल्दी से याद कर लिया। अपनी नोटबुक बंद करते हुए उसने यह सुनिश्चित करने के लिए इसे 2 बार दोहराया कि वह कुछ भी नहीं भूला था। फिर अरुण ने हरी सांस ली, अपनी आंखें बंद कर ली, और अपना पहला ध्यान शुरू करने की तैयारी की। 2 घंटे बाद अरुण ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वह असफल रहा था। पूरे 2 घंटे तक उसने मौलिक दुनिया को महसूस करने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ भी महसूस नहीं कर सका। केवल एक अस्पष्ट भावना थी, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं सका। नोट्स ने इस स्थिति का पहले ही वर्णन किया था, और यह सामान्य था। उसे जो करना था वह उस निशान को 2 महीने के भीतर एक असली इकाई में बदलना था।
वहां से वह सच में तत्वों की दुनिया को महसूस कर सकता था और असाधारण दुनिया में कदम रख सकता था। मौलिक दुनिया को महसूस करना अरुण की योजना का हिस्सा था। आखिरकार भले ही वह एक शीर्ष प्रतिभा होता, उसके लिए पहली कोशिश में सफल होना असंभव था। अरुण भी समझ गया कि उसकी प्रतिभा उतनी अच्छी नहीं हो सकती है। अरुण अपनी पहली असफलता से निराश नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और अपना दूसरा ध्यान शुरू किया। परिणाम स्पष्ट था। दूसरी कोशिश भी एक असफलता थी। खिड़की से आकाश को देखते हुए अरुण जानता था कि देर हो चुकी थी, इसलिए उसने किताब को छिपा दिया और सोने चला गया। वह पहला दिन था जब अरुण इस दुनिया में आया था। मुझे उम्मीद है कि मैं जल्द से जल्द एक स्तर 1 का जादूगर बन सकता हूँ, सोने से पहले अरुण ने सोचा। 2 महीने बाद, मैं फिर से असफल हो गया। कमरे में अरुण के माथे पर गहरी शिकन थी। मौलिक दुनिया को समझने का उसका प्रयास एक बार फिर से असफल हो गया था। अरुण के पहले ध्यान से 2 महीने बीत चुके थे। वह यहाँ के जीवन के लिए धीरे धीरे ढल गया था, उस रास्ते के लिए जो मल और कूड़े से भरा था, कठोर काली रोटी के लिए और पुस्तकालय में काम करने के लिए। इस दौरान अरुण हर दिन अपने ध्यान में लगा रहा, जबकि आने वाली परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए संबंधित ज्ञान भी सीख रहा था। हालांकि वह अपने बारे में अच्छा महसूस करता था, वह उन लोगों से बहुत पीछे था जिन्होंने बचपन से सीखा था। पिछले 2 महीनों में कार्तिक ने अपना काम करने का क्षेत्र बदल लिया था, इसलिए अरुण उसे शायद ही कभी देखता था और वह उससे बहुत खुश था। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात अभी भी एक स्तर 1 जादूगर के रूप में आगे बढ़ने की प्रगति थी। वह अभी भी पहले कदम पर अटका हुआ था। हाँ, उसने अभी तक तत्वों की दुनिया के अस्तित्व को महसूस नहीं किया था। अरुण ने मूल रूप से सोचा था कि उसकी प्रतिभा को अच्छा नहीं माना जा सकता है, लेकिन यह खराब भी नहीं होनी चाहिए। न वास्तविकता ने उसे बताया कि उसकी प्रतिभा सबसे निचले स्तर पर होनी चाहिए। मेरी वर्तमान गति पर मुझे डर है कि मुझे 1 महीने में एक और रास्ता खोजना होगा। अरुण ने माथे पर शिकन डालकर सोचा। एक पुस्तकालय अध्यक्ष होना निस्संदेह एक अच्छी नौकरी थी। अगर वह चला गया तो उसे डर था कि कम समय में इतनी अच्छी जगह हो अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी खोजना मुश्किल होगा। दूसरा विकल्प शारीरिक श्रम करना था, जो कुछ ऐसा था जिसे अरुण स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। सौभाग्य से किताब ने समाधान प्रदान किया। अरुण ने लकड़ी के बिस्तर पर दीवार के सहारे खांचे में छिपी हुई नोटबुक निकाली और उसे खोला। किताब बहुत मोटी थी और कागज बहुत कठोर था। यह लगभग 100 पृष्ठों की थी। अरुण ने इसे पलटना शुरू किया और उसकी शक्तिशाली याददाश्त ने उसे वह पृष्ठ खोजने दिया जिसे वह देखना चाहता था। सफेद घूंघर फूल को पीस दो। उसकी गंध तुम्हें तत्वों की दुनिया को महसूस करने में मदद कर सकती है। उद्धरण चिन्ह। सफेद घूंघर फूल एक कीमती औषधीय सामग्री थी। योद्धाओं के लिए यह घावों को भरने में बहुत प्रभावी थी, लेकिन जादूगर के लिए यह शुरुआती चरणों में मौलिक दुनिया को महसूस करने के महत्वपूर्ण तरीकों में से एक थी। पहले उसने इसे इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि वह बहुत गरीब था। उसे कुछ दिन पहले ही उसकी तनख्वाह मिली थी और एक सज्जन ने उसे कुछ दिन पहले एक टिप दी थी, जिससे उसने इस तरीके के बारे में सोचा। दरअसल यह कोई बड़ी बात नहीं थी कि उसका ध्यान धीमा था। आखिरकार वह अमर था। जब तक वह ध्यान करता रहेगा, वह एक दिन मौलिक दुनिया को महसूस कर पाएगा। यह कोई समस्या नहीं थी क्योंकि उसने कभी किसी प्रशिक्षु के बारे में नहीं सुना था जो मौलिक दुनिया को भी महसूस नहीं कर सकता था। अरुण अपनी धीमी प्रगति के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित नहीं था। हालांकि वह बहुत प्रतिभाशाली नहीं था, जब तक वह ध्यान करता था उसकी आध्यात्मिक शक्ति हमेशा सुधरती रहेगी और वह अंततः उस सीमा तक पहुंच जाएगा। हालांकि यह समय 20 साल, 30 साल, 50 साल या यहां तक कि 100 साल हो सकता था। उसे इनमें से किसी की परवाह नहीं थी। आखिरकार जब तक वह आगे बढ़ सकता था, समय उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। नश्वर प्रजातियां हमेशा जल्दी में होती थीं और उनका छोटा जीवन एक महत्वपूर्ण कारण था। हालांकि उसके लिए यह ठीक इसके विपरीत था। यही कारण था कि अरुण ने खेती करके आगे बढ़ने का सामान्य रास्ता तय किया था। यह शायद पर्याप्त रोमांचक नहीं था, लेकिन यह उसके लिए सबसे उपयुक्त रास्ता था। इस रास्ते में एकमात्र बाधा एक ऐसी जगह खोजना था जहां वह शांति से खेती कर सके। अरुण ने पुस्तकालय को चुना था। यही कारण था कि अरुण थोड़ा बेचैन था। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अगर वह सुरक्षित रूप से खेती करना चाहता था, तो उसके पास पहले एक खेत होना चाहिए था। पुस्तकालय बुरा नहीं था। न केवल उसके पास पढ़ने के लिए बड़ी संख्या में किताबें थीं, बल्कि जगह उतनी सरल नहीं थी जितनी दिखती थी। पुस्तकालय के प्रमुख का सम्राट के साथ करीबी रिश्ता था।
तो मैं पहले कुछ सफेद घूंघर फूल खरीदूंगा और एक प्रशिक्षु बनूंगा। फिर मैं तेज याददाश्त सीखूंगा और परीक्षा पास करूंगा। और फिर मैं तब तक पुस्तकालय में रहूंगा जब तक मैं नहीं रह सकता। अरुण ने अगले काम के बारे में विस्तार से बताया और तुरंत अपने खांचे से अपनी सभी संपत्ति निकाली। 2 चांदी के सिक्के और 34 तांबे के सिक्के। यह केवल इसलिए था क्योंकि उसने पिछले 2 महीनों के लिए अपनी तनख्वाह बचाई थी। मैं गरीब हूं, अरुण ने आह भरी। उसे सफेद घूंघर फूल की सही कीमत नहीं पता थी, लेकिन वह जानता था कि यह सस्ता नहीं था। अमर योद्धा का जादुई संसार। अध्याय 5, स्तर 1 का जादूगर। एक छोटे रास्ते से गुजरते हुए अरुण ने अपने कपड़े कसे और अपने साथ लाए चांदी के सिक्कों को संभाल कर रखा। वह जड़ी बूटियां बेचने वाले बाजार की ओर जा रहा था। बाजार राजधानी राजपुर नगरी के पूर्वी हिस्से में स्थित था। अरुण को वहां पहुंचने के लिए गरीब बस्ती और शहर से होकर गुजरना पड़ता था, और उसने मुख्य सड़क लेने का फैसला किया। आखिरकार, हालांकि यह राजधानी थी, किसी को यह समझना चाहिए कि यहाँ भी अंधेरी जगहें थीं। अंधेरे रास्तों में गिरोह, गुंडे और खतरनाक लोग थे। जल्द ही वह बाजार पहुंच गया। एक साधारण पूछताछ के बाद अरुण एक दवाखाने में चला गया। क्या आपके पास सफेद घूंघर फूल है? ओक के काउंटर के सामने अरुण ने मेज पर खटखटाया और अंदर बैठे व्यक्ति से पूछा। काउंटर पर एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो 40 या 50 का लग रहा था। उसकी एक जोड़ी भूरी आंखें थी जो बहुत कमजोर लग रही थीं, लेकिन जब उसने अरुण की आवाज सुनी तो उसकी आंखें धीरे धीरे चमकने लगी और उसने मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ हाँ। एक फूल 20 तांबे के सिक्कों का है। यह बहुत महंगा था। यह इतना महंगा क्यों है? अरुण ने पूछा। सफेद घूंघर फूल के सक्रिय होने के बाद उससे निकलने वाली आभा केवल 1 घंटे तक रह सकती थी। एक निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं था। इसमें कम से कम 1 हफ्ते का हिस्सा चाहिए था, जो कि 7 था। उनमें से 7 एक चांदी का सिक्का और 40 तांबे के सिक्के होंगे। महाशय, सफेद घूंघर फूल अंधेरी दलदलों में उगता है और अक्सर जहरीले सांपों और बिच्छुओं से घिरा होता है। इसे इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। इनमें से हर एक सफेद घूंघर फूल बहुत मुश्किल से मिलता है। दुकानदार चिल्लाया, इसे सस्ता करो, मैं और खरीदूंगा। अरुण ने उसकी अनदेखी की और सीधे कहा, क्या आप एक दवासाज हैं? दुकानदार ने उत्सुकता से पूछा। किसी को यह जानना था कि आम लोगों को बड़ी मात्रा में जड़ी बूटियों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। केवल एक दवासाज ही करेगा। नहीं, ओह, कोई बात नहीं फिर। चूंकि वह एक दवासाज नहीं था, दुकानदार उतना उत्साहित नहीं था। फिर उसने अरुण की पोशाक को देखा और कहा, यह कैसा रहेगा? अगर तुम एक बार में 10 से ज्यादा फूल खरीदते हो तो मैं तुम्हें 5 तांबे के सिक्कों की छूट दे सकता हूं। यह पहले से ही एक बड़ी छूट है। अगर तुम 5 से ज्यादा फूल खरीदते हो तो यह 2 तांबे के सिक्के सस्ता है। तो मुझे 10 फूल दो, अरुण ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। 7 फूल पर्याप्त नहीं हो सकते हैं, लेकिन 10 पर्याप्त होने चाहिए। इसके अलावा कुछ फूल बच भी जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं थी। सफेद घूंघर फूल कई बुनियादी दवाओं के लिए सामग्रियों में से एक थे। ठीक है, उसने कहा। दुकानदार मुस्कुराया और पीछे के छोटे घर में चला गया। जब वह फिर से बाहर आया तो उसके हाथ में 10 पैक किए हुए सफेद फूल थे। चीजों का आदान प्रदान हो गया। भुगतान करने के बाद वह चला गया। डॉट 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 घर लौटकर अरुण ने सफेद घूंघर फूल निकाला। सफेद घूंघर फूल एक तरह का चावल सफेद फूल था जिसमें मांसल पंखुड़ियां थीं। इसकी जड़ें तंबू की तरह नीचे की ओर लटकी हुई थी। यह कल्पना करना मुश्किल था कि यह साधारण दिखने वाला पौधा मौलिक दुनिया को महसूस करने में मदद कर सकता है। उसने एक सफेद घूंघर फूल को कुचल दिया और उसे एक कंटेनर में डाल दिया जिसे उसने पहले से तैयार किया था। एक हल्की फूलों की खुशबू तुरंत फैल गई। जब उसने इसे सूंघा तो अरुण ने अपने पूरे शरीर को सिहरते हुए महसूस किया। यह जानकर कि समय कीमती था, अरुण तुरंत पलंग पर बैठ गया और अपने दिन का पहला ध्यान शुरू किया। एक ताजा महक कमरे में भर गई। अरुण ने अपनी आंखें बंद कर ली और मौलिक दुनिया को महसूस करना शुरू कर दिया। अपनी धुंधली चेतना में मौलिक रोशनी के धब्बे उसकी चेतना में दिखाई देने लगे। वे तत्व थे, लेकिन ऐसा था मानो उसके और तत्वों के बीच एक झिल्ली की परत थी। वह उन्हें देख सकता था, लेकिन वह उन्हें छू नहीं सकता था। सफेद घूंघर फूल की महक अरुण की आत्मा को उत्तेजित करती रही और उनके बीच की दूरी थोड़ी थोड़ी कम होती गई। 1 घंटे बाद अरुण ने अपनी आंखें खोली, जिससे एक उत्साहित अभिव्यक्ति का पता चला। हालांकि वह इस बार भी तत्वों की दुनिया को महसूस नहीं कर पाया,
वह महसूस कर सकता था कि सफेद घूंघर फूल की मदद से वह निश्चित रूप से आधे महीने या उससे भी कम समय में तत्वों की दुनिया को महसूस कर पाएगा। हम लगभग पहुंच गए हैं। सफेद घूंघर फूल सच में प्रभावी था, लेकिन यह थोड़ा महंगा था। अगर अरुण के पास पर्याप्त पैसा होता तो वह सीधे बड़ी संख्या में सफेद घूंघर फूल खरीद सकता था। उसे विश्वास था कि वह 3 दिनों से भी कम समय में मौलिक दुनिया को महसूस कर पाएगा, लेकिन उसका जीवन लाचार और गरीब था। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक वह एक प्रशिक्षु तक आगे बढ़ जाता, सब कुछ ठीक हो जाता। ... 10 दिन बाद, यह आज है। अरुण ने अपने सामने आखिरी सफेद फूल को शांति से देखा। सफेद घूंघर फूल की मदद से अरुण ने आखिरकार मौलिक दुनिया की सीमा को छू लिया था, और वह केवल एक कदम दूर था। आज वह एक स्तर 1 का जादूगर बनने के लिए आगे बढ़ेगा। सफेद घूंघर फूल को कुचलते हुए हमेशा की तरह अरुण ध्यान की स्थिति में चला गया। अपनी खाली चेतना में अरुण एक भूत की तरह था, और उसके चारों ओर मौलिक कण थे जो लगभग स्पष्ट थे, हवा में स्वतंत्र रूप से तैर रहे थे। आखिरकार अचानक ऐसा था मानो एक अदृश्य बाधा गायब हो गई हो। अरुण और मौलिक दुनिया के बीच कोई और बाधा नहीं थी। बड़ी संख्या में मौलिक कणों ने तुरंत अरुण को डुबो दिया, इस कमजोर शरीर को बदल दिया जो पहली बार तत्वों के संपर्क में आया था। शुरुआत में वह इस स्थिति को विस्तार से देखना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह तत्वों के संपर्क में आया, उसने केवल महसूस किया कि उसका सिर भारी और भारी होता जा रहा है। अंत में 10 मिनट से ज्यादा के बाद वह गहरी नींद में सो गया। जब वह जागा तब तक देर रात हो चुकी थी। तो क्या मैं अब एक जादूगर प्रशिक्षु हूँ? अरुण उठ बैठा। अपनी आंखें खुली होने पर भी वह अभी भी अपने चारों ओर हल्के तत्वों को महसूस कर सकता था। उसकी मानसिक शक्ति ने भी एक सफलता हासिल कर ली थी। इसने अरुण को महसूस कराया कि वह अपने आसपास को ज्यादा स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है। दरअसल जब तक वह इसके बारे में ध्यान से सोचता, वह कुछ दिन पहले हुई हर चीज को भी याद कर सकता था। बेशक यह सबसे रोमांचक बात नहीं थी। सबसे रोमांचक बात यह थी कि वह आखिरकार तेज याददाश्त सीख सकता था। अभी भी समय है। सब कुछ के लिए अभी भी समय है। अरुण ने आखिरकार राहत की सांस ली। अगर वह 3 महीने बाद स्तर 1 तक पहुंचने में असफल रहा होता, तो वह गहरी मुसीबत में होता। सौभाग्य से उसे आगे बढ़ने में केवल 2 महीने और 10 दिन लगे। ईमानदारी से कहूं तो इसमें बहुत लंबा समय लगा था, लेकिन अरुण को ठीक लगा। आखिरकार उसके आसपास तुलना करने के लिए कोई और नहीं था। इसकी बात करते हुए अरुण ने कुछ अजीब बात देखी। वह 2 महीने से पुस्तकालय में था, लेकिन उसने जादूगरों के बारे में कुछ भी नहीं सुना था। ऐसा लग रहा था कि यह सच में योद्धाओं के लिए एक साम्राज्य था। लगता है कि उस किताब का मालिक साधारण नहीं है। अरुण ने नोटबुक के लेखक पंडित सलील के बारे में सोचा, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह कौन था। भूल जाओ, इसके बारे में मत सोचो। मुझे तेज याददाश्त के मंत्र के मॉडल पर ध्यान देना चाहिए। लंबे समय तक सोचने के बाद कोई जवाब नहीं मिला तो अरुण ने बस हार मान ली। आखिरकार इस समय इनमें से किसी का भी उससे कोई लेना देना नहीं था। अब उसका मुख्य लक्ष्य तेज याददाश्त सीखना था। मंत्र का अभ्यास करते समय ध्यान देने योग्य चीजों पर नोट्स के अनुसार अरुण ने अपनी मानसिक शक्ति को केंद्रित किया और फिर अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके अपनी चेतना में तेज याददाश्त का एक मॉडल बनाया। चूंकि यह उसका पहली बार था, उसका हर कदम बहुत सावधानी से उठाया गया था। हालांकि क्योंकि वह अभी भी इससे बहुत परिचित नहीं था, वह असफल हो गया जब वह पूरे मंत्र का निर्माण कर रहा था। चूंकि इसने उसकी आध्यात्मिक शक्ति का ज्यादा उपभोग नहीं किया, उसने 10 मिनट के विचार और आराम के बाद फिर से मॉडल बनाना शुरू कर दिया। 3 असफलताओं के बाद उसने आखिरकार मंत्र को पूरा कर लिया। तेज याददाश्त सीख लिया।